मुंबई का बांद्रा शहर 13 नवंबर 1995। घड़ी पर रात के 9:25 हुए थे। एक ब्लू मर्सिडीज कार बांद्रा के डॉक्टर अब्बास सजन क्लिनिक के पास पहुंची थी। यहां पर कार ने टर्न लिया ही था कि एक संकरे रास्ते से लाल मारुति वैन रिवर्स होकर इसके आगे अचानक खड़ी हो गई। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया। लाल मारुति से 3 लोग उतरे, जिसमें से एक के हाथ में हथौड़ा था और 2 के हाथ में .38 और .45 बोर की बंदूकें थी। इससे पहले कि ड्राइवर और साथ बैठा शख्स कुछ समझ पाता, हथौड़ा लिए शख्स ने मर्सिडीज के विंडस्क्रीन को तोड़ना शुरू किया और अन्य 2 लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। ड्राइवर के साथ बैठा शख्स गोलियों से बचने के लिए पीछे की सीट पर छुप गया और ड्राइवर को चिल्लाया, रिवर्स रिवर्स। लेकिन वो इतनी संकरी गली में थे कि वहां रिवर्स करना संभव नहीं हुआ। विंडस्क्रीन टूटी और उन तीनों में से एक शख्स आगे आया और उसने ड्राइवर के साथ बैठे शख्स पर बची हुई सारी गोलियां उतार दी। इन गोलियों में से 2 गोलियां ड्राइवर को भी लगी, लेकिन वो फिर भी अपने मालिक को भाभा अस्पताल लेकर चला गया। हालांकि यहां 9:55 पर इमरजेंसी वार्ड में उसकी मौत हो गई। 13 नवंबर 1995 की उस रात को जिस शख्स को गोलियों से भूना गया, वो देश की पहली प्राइवेट एयरलाइन ईस्ट वेस्ट एयरलाइन के संस्थापक तकीउद्दीन अब्दुल वाहिद थे। वाहिद को मौत के घाट उतारने वाले ये लोग छोटा राजन की गैंग से थे। हथौड़ा लिए वो शख्स रोहित वर्मा था, दूसरा जोसेफ जॉन डिसूजा था और अंत में वाहिद पर नज़दीक से गोलियां चलाने वाला शख्स था बंटी पांडे। वही बंटी पांडे जिसकी करतूतों की वजह से मीडिया ने उसे एक वक्त में खोटा डॉन नाम दिया। वही बंटी पांडे जिसने अपने अपराधों की शुरुआत उत्तराखंड से की और आखिर में वियतनाम तक पहुंचा। बंटी पांडे जो उत्तराखंड में प्रकाश पांडे उर्फ पीपी के नाम से फेमस था, वो अब योगी प्रकाशनाथ बन गया है। आज कहानी उत्तराखंड के उस गैंगस्टर की जो दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान तक गया। एक वक्त में अवैध धंधों का सरगना रहा, उगाई और हत्याओं को अंजाम देने वाले इस गैंगस्टर की जिंदगी में वो फेज भी आया जब इसने दाल मसाले बेचना शुरू कर दिया और इसी दाल मसालों के धंधों ने उसे जेल भी पहुंचा दिया। कहानी सेना के एक सूबेदार के बेटे की जो अंडरवर्ल्ड का सरगना बन गया। प्रकाश पांडे के पीपी, फिर बंटी पांडे और आखिर में योगी प्रकाशनाथ बनने की शुरुआत होती है रानीखेत से। अल्मोड़ा जिले के छोटे से कस्बे रानीखेत में प्रकाश अपने माता पिता के साथ रहा करता था। पिता लक्ष्मी दत्त पांडे फौज में सूबेदार थे। प्रकाश की मां का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन सौतेली मां के साथ प्रकाश की नहीं जमी और उसने अल्मोड़ा के ही छोटे से गाँव खनौइया में अपने मामा के यहाँ रहना चुना। वो विद्रोही किस्म का हो चुका था। स्कूल में मारपीट उसके लिए आम थी। 8वीं क्लास में पढ़ रहे प्रकाश ने एक बार 10वीं में पढ़ने वाले 2 छात्रों को बुरी तरह पीट दिया। इसके बाद प्रकाश का जैसे स्कूल में नाम हो गया। बच्चे उससे डरने लगे और यहीं से प्रकाश को इस बात का एहसास हो गया था कि ताकत के बल पर अपनी मनमर्जियां चलाई जा सकती हैं। और ये तब और मजबूत हुई जब उसकी दोस्ती इलाके के कुछ बदमाशों के साथ हो गई। धीरे धीरे प्रकाश खुद को गैर कानूनी कामों में झोंकने लगा। उसने अपना छोटा सा गैंग बना लिया था। इस गैंग ने अल्मोड़ा, नैनीताल और हल्द्वानी में लीसा और अवैध शराब का कारोबार शुरू कर दिया। हालांकि उसके ख्वाब इससे काफ़ी बड़े थे। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और 1993 बम ब्लास्ट में इस्तेमाल हथियार संजय दत्त के रखने की खबर सबसे पहले ब्रेक करने वाले बलजीत परमार बताते हैं कि प्रकाश पांडे उर्फ पीपी ने हल्द्वानी, देहरादून में छोटे छोटे अपराधों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। इस दौरान उसके हाथों एक हत्या हो गई और वो तत्कालीन उत्तर प्रदेश छोड़कर मुंबई आ गया और मुंबई से शुरू होती है प्रकाश पांडे के बंटी पांडे बनने की कहानी।
तत्कालीन उत्तर प्रदेश में पीपी बड़ा नाम बन चुका था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन वो मुंबई पहुंच चुका था, जहां उसे कोई नहीं जानता था। पीपी अब अंडरवर्ल्ड में बड़ा नाम बनाना चाहता था, इसीलिए उसने छोटा राजन के करीबी ओपी सिंह के अंडर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ उसने गैंगस्टर विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा से दोस्ती बढ़ाई। 90 के दशक का ये वो दौर था जब मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। 1993 में बम ब्लास्ट के बाद से दाऊद पाकिस्तान में छुप गया था और एक वक्त में दाऊद का करीबी रहा छोटा राजन उसका दुश्मन बन बैठा था। दोनों एक दूसरे को मारने की फिराक में थे। ये बात प्रकाश पांडे भी जानता था और उसे लगा कि यही सही मौका है कि वो छोटा राजन की गैंग में शामिल हो सकता है। इस दौरान उसने विकी मल्होत्रा पर दबाव बनाया कि उसे छोटा राजन से मिलवाया जाए। विकी मल्होत्रा जब उसे छोटा राजन के पास लेकर गया तो पीपी ने गैंग ज्वाइन करने की ख्वाहिश जताई। बताया जाता है कि पीपी कितने लायक है ये समझने के लिए छोटा राजन ने उसे एक नेता की सुपारी दी। ये भी बताया जाता है कि प्रकाश ने उस नेता के सुरक्षा घेरे को पार कर माथे के बीचों बीच गोली मार दी थी और इस हत्याकांड ने प्रकाश पांडे को छोटा राजन के करीब ला दिया था। तब राजन ने ही प्रकाश पांडे का नाम बदलकर बंटी पांडे कर दिया। हालांकि बाद में छोटा राजन ही बंटी पांडे की जान का दुश्मन बन गया। वो कैसे, वो भी आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि छोटा राजन के साथ शामिल होने के बाद बंटी पांडे मुंबई के अंडरवर्ल्ड गेम में छाने लगा और उसने कई बड़ी हत्याओं को अंजाम दिया। यहाँ तक कि वो दाऊद को मारने के लिए भी पाकिस्तान पहुंचा। पांडे ने पुलिस से पूछताछ में ये दावा किया था कि उसने दाऊद को पकड़ने में भारतीय जांच एजेंसियों की मदद भी की थी। बंटी पांडे तब दुनिया की नज़रों में आया जब उसने 1995 में ईस्ट वेस्ट एयरलाइन के संस्थापक तकीउद्दीन अब्दुल वाहिद का मर्डर किया। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जोजी जोसेफ अपने किताब अ फीस्ट ऑफ वल्चर्स द हिडन बिजनेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया में इस कत्ल की पूरी कहानी बताते हैं। वो लिखते हैं कि तकीउद्दीन का मर्डर इसलिए किया गया क्योंकि उन पर दाऊद का फाइनेंसर होने का शक था। खुद राजन ने बाद में द वीकली को दिए इंटरव्यू में तकीउद्दीन का मर्डर करने की जिम्मेदारी ली थी। बंटी पांडे लेकिन यही नहीं रुका। छोटा राजन के कहने पर ही बंटी पांडे ने अपने साथियों के साथ 1998 में एक क्लियरिंग एजेंट राजू पिल्लई को क्लोज रेंज से शूट किया और मौत के घाट उतार दिया। ज्योतिर्मय दे अपनी किताब खल्लास एन ए टू जेड गाइड टू द अंडरवर्ल्ड में इस हत्याकांड की पूरी जानकारी देते हैं। वो बताते हैं कि इस मर्डर का कोड वर्ड विठल विठल रखा गया था और इसे अंजाम देने के बाद बंटी पांडे ने छोटा राजन को फोन कर ये कोड वर्ड बोला था। खैर, बंटी पांडे का कद लगातार अपराध जगत में बड़ा होता जा रहा था। बताया जाता है कि बंटी पांडे एक बार दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान भी गया था, लेकिन इस काम में वो सफल नहीं हो पाया। इस बीच पुलिस से बचने के लिए पांडे नेपाल में छुप गया और फिर आया साल 2000 जब छोटा राजन पर बैंकॉक में दाऊद ने हमला करवाया और यही वो घटना थी जिसकी वजह से छोटा राजन बंटी पांडे की जान का दुश्मन बन गया। वो भी तब जब इस हमले में छोटा राजन को बचाने में खुद बंटी पांडे ने बड़ी भूमिका निभाई थी। साल 2000 में दाऊद ने बैंकॉक में छोटा राजन पर हमला करवाया। इस हमले में बंटी पांडे का खास दोस्त रोहित वर्मा तो मारा गया, लेकिन छोटा राजन बच गया। हालांकि वो घायल हो गया। बंटी पांडे ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि सितंबर 2000 में वो छोटा राजन को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए बैंकॉक गया। उसने बताया कि सितंबर 2000 में मैं अपने साथी संतोष के साथ बैंकॉक गया। हम छोटा राजन को पहले कंबोडिया लेकर गए और फिर हमने उसे तेहरान के एक अस्पताल में भर्ती किया। यहाँ हम उसके ठीक होने तक वहीं रहे। छोटा राजन के ठीक होने के बाद वो सिंगापुर चला गया और ये दोनों कंबोडिया। बाद में हम भरत नेपाली के साथ जुड़ने के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता चले गए
और यही वो हादसा था जिसने छोटा राजन को बंटी पांडे की जान का दुश्मन बना दिया था। भले ही पांडे ने इस हमले में छोटा राजन की जान बचाई थी, लेकिन किसी ने उसे बता दिया था कि राजन के बैंकॉक में होने की जानकारी छोटा शकील को बंटी ने ही दी थी। इसके बाद से लगातार राजन ने बंटी को मारने की कोशिश की। इंडोनेशिया हो या नेपाल, हर जगह राजन ने बंटी को फंसाने या मारने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। वहीं पांडे ने पुलिस पूछताछ में बताया कि जब मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने हमारे कुछ साथियों को मार डाला था, तब हमने छोटा राजन को उनके परिवार की मदद करने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया और फिर हमें लगा कि ये भरोसे के लायक नहीं है। राजन से अलग होने के बाद बंटी पहले थाईलैंड, फिर नेपाल और आखिर में वियतनाम में छुप गया। वो अब अपनी गैंग बना चुका था। बंटी की तलाश छोटा राजन के साथ ही जांच एजेंसियां भी कर रही थीं। उसके खिलाफ इंटरपोल से नोटिस जारी किया जा चुका था, लेकिन भेष और लहजा बदलने में माहिर बंटी पांडे किसी के हाथ नहीं लगा। अपने हाइडआउट से बंटी पांडे उगाई के धंधे में शामिल हो गया। इस दौरान उसने कई ऐसे काम भी किए जिसकी वजह से उसे खोटा डॉन भी बुलाया गया। वियतनाम में रहने के दौरान बंटी पांडे उगाई के धंधे में शामिल हो गया। वो सबसे पहले वियतनाम की राजधानी हनोई में रहा, लेकिन यहाँ पर भारतीयों की बहुत ज़्यादा आवाजाही होने की वजह से उसे लगा कि उसका कवर खुल सकता है। ऐसे में वो हनोई से 100 मील दूर एक गांव में रहने लगा, जहाँ पर वो एक मसाला कारोबारी के तौर पर काम कर रहा था। यहाँ पर उसने न सिर्फ अपना नाम बदला, बल्कि अपना हुलिया और बोलने का लहजा भी बदल दिया। मसाले और दाल बेचने की आड़ में वो भारत में अपने गुर्गों के जरिए उगाही के धंधे करवाने लगा। हालांकि पुलिस 4 साल तक उसका कोई सुराग नहीं खोज पाई। उस पर पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। मुंबई पुलिस की मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में वो 36वें नंबर पर था। इसकी तलाश में मुंबई पुलिस के अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस भी लगी हुई थी। बंटी वियतनाम से सैटेलाइट फोन के जरिए अपना गोरख धंधा भारत में चला रहा था, लेकिन छोटा राजन से अलग होने के बाद बंटी पांडे के उगाही के कॉल्स बहुत ज्यादा असर नहीं कर रहे थे। इसी का एक उदाहरण दिखा जनवरी 2008 में। मुंबई के शिव सागर होटल के मालिक से उसने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन जब उसने दिए नहीं तो एक मैसेज पहुंचाने के लिए पीपी के गुंडों ने होटल के वॉचमैन को गोलियों से भून दिया। इससे मालिक डर गया और आखिर में 18 लाख रुपए की फिरौती पर जान छूटी। पीपी पांडे के बारे में बताया जाता है कि वो उतना ही फिरौती मांगता था जितना कि उसका शिकार दे सके, और इसी टेक्निक को अपनाते हुए उसने एक फिरौती का एक आसान तरीका भी निकाला, फिल्मों में एक्टिंग का। जी हाँ, वियतनाम से ऑपरेट करते हुए बंटी पांडे ने फिरौती का नया तरीका निकाला। नेटवर्क 18 ने एक पुलिस अधिकारी के हवाले से इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पांडे अखबारों में विज्ञापन दिया करता था। ये विज्ञापन अक्सर उन लोगों को टारगेट किए जाते थे जो फिल्म लाइन में काम करना चाहते हैं। यहाँ वो अपने विज्ञापन में कहता कि अगर आप बॉलीवुड में करियर बनाना चाहते हैं तो हमसे मिलिए। जैसे ही कोई व्यक्ति एक्टिंग के मौकों की तलाश में दिए गए पते पर पहुंचता तो उसे किडनैप कर लिया जाता और फिर उसके परिवार से फिरौती मांगी जाती। पांडे ने अपने कन्फेशन में दावा किया है कि दिल्ली के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को उसी ने मरवाया था। यही नहीं, उसने ये भी दावा किया कि 2003 में हुए मधुमिता हत्याकांड में मधुमिता को उसने ही मारा था। अब बंटी पांडे ने दावे बहुत किए, लेकिन उस पर पुलिस कितना विश्वास करती है वो भी जानने लायक है। 17 जुलाई 2008 को मुंबई मिरर ने ये रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट में हेडलाइन दिया गया है खोटा डॉन, और ये हेडलाइन इस्तेमाल की गई है बंटी पांडे के लिए। जहां न्यूज़पेपर ने बंटी पांडे को खोटा डॉन बुलाया है, तो वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसे झूठा डॉन बुलाया था। पुलिस के मुताबिक बंटी पांडे अक्सर उन हमलों या हत्याओं की जिम्मेदारी लिया करता था जो उसने किए ही नहीं हैं, और वो ये इसलिए करता था ताकि उसकी दहशत बनी रहे। अप्रैल 2008 में बंटी पांडे ने न्यूज़ चैनल्स को बताया कि उसने ही मुंबई के कॉरपोरेटर देवीदास चौगुले की हत्या करवाई है। बंटी पांडे के इस क्लेम से पुलिस हरकत में आई, लेकिन जांच के बाद मालूम पड़ा कि इस मर्डर को बंटी पांडे ने नहीं बल्कि पुजारी गैंग ने
अंजाम दिया था। इस हत्याकांड में पुलिस ने पुजारी गैंग के कई गुर्गों को अरेस्ट भी किया था। कुछ इसी तरह की बात तब सामने आई जब पांडे ने दिल्ली के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजवीर सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली, लेकिन जांच में यहां भी पांडे का दावा फर्जी निकला। एक ऐसा ही मामला फिर हुआ जब शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम आई। यहाँ बंटी पांडे ने फिर न्यूज़ चैनल्स को बताया कि उसने शाहरुख खान से फिरौती की मांग की है। दावा किया कि ओम शांति ओम की सफलता से जो कमाई हुई है उसमें पांडे ने हिस्सा मांगा है। हालांकि तत्कालीन मुंबई क्राइम ब्रांच चीफ राकेश मारिया ने इस दावे को भी खारिज किया। उन्होंने शाहरुख खान को ऐसी कोई भी धमकी मिलने की बात को नकारा। पांडे के ऐसे ही फर्जी दावों की वजह से उसे झूठा डॉन और खोटा डॉन बुलाया जाने लगा। करीब 10 साल तक पुलिस बंटी पांडे को खोजती रही। कई बार हाथ भी लगा तो वो फिसल गया, लेकिन 2010 में जांच एजेंसियों को भनक लग गई कि वो वियतनाम के गांव में छुपा हुआ है। इस बार जांच एजेंसियां उसे खोने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए एक जाल बिछाया गया। जांच एजेंसी ने अपने एक एजेंट को उसी जगह भेजा जहां पर पांडे मसालों और दालों का धंधा किया करता था। एजेंट ने खुद को मसालों और दालों का एक बड़ा कारोबारी बताया। उसने वहां पांडे के साथ दोस्ती बढ़ाई और एक दिन जब पांडे उसके साथ पिकनिक मनाने गया था तो उसने उसकी ढेर सारी तस्वीरें ली। दरअसल इंटरपोल समेत भारतीय एजेंसियों के पास बंटी पांडे की 10 साल पुरानी फोटोज ही थी, इसलिए ये जरूरी था कि इंटरपोल को नई तस्वीरें दी जाएं और ये श्योर किया जाए कि ये बंटी पांडे की है। जैसे ही तस्वीरें इंटरपोल तक पहुंची वैसे ही बंटी पांडे को वियतनाम से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि बंटी वहां पर विजय सुभाष शर्मा के नाम से रह रहा था। इसे हो चिन मिन शहर से गिरफ्तार किया गया। दिसंबर 2010 में बंटी पांडे को भारत लाया गया और बाद में उसे कई मामलों में दोषी पाया गया। बंटी पांडे उर्फ पीपी पांडे को कई मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बताया जाता है कि वो जेल से भी अपनी गैंग को चला रहा है। इसने खुलासा किया था कि उत्तराखंड में कई गैंग एक्टिव हैं और इसमें से एक गैंग प्रकाश पांडे का भी है। खैर, मई 2024 में खबर आई कि प्रकाश पांडे सन्यासी बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पांडे ने मार्च 2024 में पुलिस को पत्र लिखकर कहा कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। तब काठमांडू के नाथ संप्रदाय के आचार्य दंडीनाथ महाराज ने दावा किया कि 28 मार्च 2024 को उन्होंने अल्मोड़ा जेल में कड़ी निगरानी में पीपी को संन्यास की दीक्षा दिलाई और इस दीक्षा के साथ ही वो अब योगी प्रकाशनाथ हो गया है। बाद में मई 2024 में पीपी सन्यासी बनकर अपने पिता के पीपल पानी में घर आया था। कोर्ट ने उसे 7 घंटे की पैरोल दी थी। प्रेम प्रकाश पांडे उर्फ पीपी उर्फ बंटी पांडे क्या सच में योगी प्रकाशनाथ नाम से सन्यासी बन गया है? ये सवाल पुलिस के मन में भी है और इसलिए वो उसे हल्के में तो नहीं लेगी। बताया जाता है कि जब एनएसजी कमांडो रहे लकी बिस्ट जेल में थे तब प्रकाश पांडे ने लकी को अपनी गैंग में शामिल करने का ऑफर भी दिया था। अब लकी बिस्ट क्यों जेल गए थे, किन गैंगस्टर्स की हत्या के आरोप में वो जेल में रहे, उसकी पूरी डिटेल देखिए हमारी इस रिपोर्ट में और साथ ही जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।